back to this online education platform. So guys, in this video we are going to continue our running topic that was of French Revolution. फ्रांसीसी क्रांति का हम जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसी को कंटिन्यू करेंगे एंड दिस वन इज गोना टू बी द लास्ट सेशन ऑफ दिस फ्रेंच रेवोल्यूशन बिकॉज वी हैड ऑलरेडी डिस्कस द थर्ड फोर्थ ऑफ दिस चैप्टर. सो इस चैप्टर का हमने मोर देन हाफ पोर्शन कवर कर लिया है. सो आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हमने जो भी अपने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में डिस्कस किया है, जितना भी स्टडी किया है उसको हम एक बार रिवाइज करेंगे, देन वी विल कंटिन्यू दिस सेशन. ओके, सो कमिंग टू द रिवीजन. तो सबसे पहले तो एक स्टोरी जो हमारी स्टार्ट होती है वो कहाँ से होती है, द फ्रेंच रेवोल्यूशन की एक ट्रेलर से होती है, जहाँ पे 14 जुलाई 1789 को क्या करते हैं कुछ लोग बेस्टाइल प्रिजन को तोड़ देते हैं एंड व्हाट वाज हैपेंड वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड. सो एक फेयर रिवीजन लगाते हैं. सो इन 1774 लुइस 16 फ्रॉम बर्बन फैमिली केम इन पावर विथ एम्प्टी ट्रेजरी. So as we have discussed कि 1774 में लुइस 16 came into the power. He was from बर्बन डायनेसिटी. बर्बन डायनेसिटी का था वो, और वो जब वो पावर में आया तो वहाँ की ट्रेजरी जो वहाँ की ट्रेजरी थी, मतलब यू कैन से दैट इकोनॉमिकल कंडीशन जो थी फ्रांस की उस टाइम बहुत वीक थी. क्यों वीक थी? काफ़ी सारे रीजंस थे. फर्स्ट रीज़न था कि वहाँ पे जो लोग थे बहुत ज़्यादा स्पेंड करते थे मनी इन अनवांटेड थिंग्स. सेकंड रीज़न क्या था, जो मेन रीज़न था वो था कि अमेरिका को उसकी कॉलोनीज़ वापस दिलाने में फ्रांस ने हेल्प की थी, जिसके लिए क्या चाहिए, मनी चाहिए. तो ऑफकोर्स उसने मनी के थ्रू उसकी हेल्प की थी, जिसके थ्रू क्या हो गया कि फ्रांस की इकोनॉमिकल कंडीशन वर्स हो गई. ओके, now the second point we have is French society was divided into states. So हमने ये भी डिस्कस किया था कि वहाँ पे जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो किस में डिवाइडेड थी, स्टेट्स में डिवाइडेड थी. फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट. जिसमें फर्स्ट स्टेट में आते थे क्लर्जी यानी कि चर्च वाले पीपल्स, नॉबिलिटी में आते थे किंग एंड हिज फैमिली, और थर्ड स्टेट में भी काफ़ी सारे पार्ट्स थे जिसमें मर्चेंट्स, पीजेंट्स, लॉयर्स, फार्मर्स, सब कोई आते थे, मतलब बचे हुए लोग. किंग और क्लर्जी को छोड़ के जितने बचे हुए लोग थे वो सब आते थे थर्ड स्टेट में. तो उसमें भी 3 कैटेगरीज थी, जिसमें कुछ लोग थे जिनके पास अपना लैंड था, सम दे हैव सम टाइप ऑफ मनी, और कुछ लोग ऐसे थे दे हैव नथिंग. मतलब वो सबसे वीकेस्ट पॉइंट पे आ जाते थे किसमें, फ्रेंच रेवोल्यूशन में, इकोनॉमिकल कंडीशन पे. ओके, फिर क्या हो जाता है, पॉपुलेशन क्रिएट्स राइज टू द फूड डिमांड्स. सो वहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है फ्रॉम 1750 टू 1718. 2.5 मिलियन से 2.8 पॉपुलेशन में क्या आता है, राइज आता है. दैट लेड टू दी फूड डिमांड्स. और एंड व्हाट हैपेंस देयर, उस टाइम पे क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा कोल्ड विंटर के थ्रू और ड्रॉट पड़ने के थ्रू वहाँ पे जो क्रॉप्स थी वो और ही ज़्यादा डैमेज हो जाती है, जिससे कंडीशन फ्रांस की और वर्स होती चली जाती है. मतलब कंडीशन आप देख सकते हो बहुत लो होती जाती है. देन व्हाट हैपेंस, अब हमें क्या चाहिए, नाउ द किंग हैज़ एम्प्टी ट्रेजरी. अब उस ट्रेजरी को बढ़ने के लिए किंग को चाहिए पैसा. वो कहाँ से आएगा, वी हैव डिस्कस कि वहाँ का टैक्स सिस्टम क्या था. जो टैक्स सिस्टम था वो सारा किसके ऊपर बर्डन डालता था, थर्ड स्टेट के लोगों के ऊपर. फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट हैज़ द बर्थ राइट टू नॉट टू पे दी टैक्सेस. तो सारा टैक्स बर्डन था थर्ड स्टेट के मेंबर्स के ऊपर, जिसमें भी 2 टाइप से टैक्स लगता था, तिथीज एंड ताइले. वी हैव डिस्कस्ड. सो तिथीज फ्रॉम चर्च एंड ताइले फ्रॉम द किंग. किंग उस पर डायरेक्ट टैक्स लगाता था. तो टू इंक्रीज द टैक्स, अब मनी कहाँ से आएगा, जब टैक्स को इंक्रीज किया जाएगा, क्योंकि वहाँ का सोर्स ही क्या था, टैक्स था. पूरी कंट्री में रूल करने के लिए अभी भी गवर्नमेंट सिस्टम, चाहे वो डेमोक्रेटिक हो या मोनार्की हो, उसमें जो टैक्स होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंट्री की इकोनॉमिकल कंडीशन मेंटेन करने में. सो सेम वाज द कंडीशन ऑफ द फ्रांस. तो फ्रांस में भी क्या था, टैक्स थर्ड स्टेट के लोग दे देते. तो टू मेंटेन द ट्रेजरी को वापस फिल करने के लिए टैक्स के थ्रू ही वहाँ से इकोनॉमिकल कंडीशन वहाँ की ठीक होगी. सो टैक्स इंक्रीज करने के लिए द किंग ऑर्डर टू कॉल अ वर्साइल्स मीटिंग. सो वर्साइल्स मीटिंग, जिसको लास्ट टाइम 175 ईयर्स, ऑलमोस्ट 175 ईयर्स पहले अरेंज किया गया था वर्साइल्स मीटिंग को, उसको वापस से वो क्या करता है, अरेंज करता है, इन विच 300 members of first state and second state and 600 members of the third state were present in that meeting. So उस मीटिंग में लोगों की जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो 600 इन द नंबर थे, और फर्स्ट और सेकंड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स 300 थे. एंड ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन 1 वोट. सो हर स्टेट के पास कितने वोट होते थे, 1 वोट. मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू को रखा जाएगा कि हमें इस चीज़ पे वर्क करना है, देन उस पर क्या होगी, वोटिंग होगी. तो अगर उसके फेवर में ज़्यादा वोट आएंगे तो वो लॉ पास कर दिया जाएगा. अगर उसके फेवर में नहीं आते हैं, उसके अगेंस्ट में आते हैं, तो वो लॉ पास नहीं होगा. सो यहाँ पे जो मेन पॉइंट था वो था टू इंक्रीज दी टैक्स ओवर दी थर्ड स्टेट पे टैक्स इंक्रीज करना यहाँ का मेन टॉपिक था.
अब यहाँ पे जब वोट जाएंगे तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के मेंबर्स जिनको टैक्स नहीं देना था, ऑफ कोर्स दे विल बी इन द फेवर ऑफ द डिसीजन। तो जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के वोट हैं वो किसके जाएंगे, उसके फेवर में जाएंगे। देन ऑफ कोर्स जब 2 उसके फेवर में और 1 उसके अगेंस्ट में है तो वो लॉ पास होगा ही होगा। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कभी भी डिसीजन थर्ड स्टेट के फेवर में नहीं जाएगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे ऐसी कंडीशन है। तो थर्ड स्टेट के लोगों को चाहिए था कि नॉट एवरी स्टेट वन हैज़ 1 वोट, इवन ईच एंड एवरी पर्सन शुड हैव 1 वोट। वो भी 600 है, वो भी 600 है टोटल में, देन एवरी पर्सन शुड हैव 1 वोट। तब हो सकता है कि डिसीजन किसके फेवर में चला जाए, थर्ड स्टेट के मेंबर्स के। बट किंग इस बात को डिसाइड कर देता है, तो वो लोग कहाँ जाते हैं, टेनिस कोर्ट में इकट्ठा होते हैं, जहाँ पे वो अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर करते हैं, जिसके थ्रू क्या करेंगे, एक कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोडक्शन करेंगे, जिसके थ्रू क्या होगा, किंग की पावर को कम किया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन से हमेशा नीचे ही रहेगी। तो थर्ड स्टेट डिसाइड टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन, और उनको किसके अंडर में वो काम ये हो रहा था, मिराबे एंड अबेसीज, द 2 मोस्ट फिलोसोफर्स और यू कैन से जो लीडर्स थे थर्ड स्टेट के मेंबर्स के, जिनकी लीडिंग में ये सारा वर्क होगा टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस। Then after when they decided to make the constitution, so 1791 they took 2 years to complete the constitution. Then 1791 में constitution पूरा complete हो जाता है, and then after that France became a constitutional monarchy. कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की इस वर्ड में 2 वर्ड आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन और मोनार्की, जिसमें मोनार्क सिस्टम तो है बट वो किसके बेसिस पे चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे। एंड थ्रू डेट और क्या क्या हुआ था, वहाँ पे काफ़ी सारे चेंजेस आ गए थे। वी हैड ऑलरेडी डिस्कस दीज ऑल थिंग्स, इट इज़ जस्ट अ क्विक रिवीजन कि आपको जस्ट एक माइंड मैप बना लेना है, चैप्टर का बेस अपने दिमाग में लेके चलना है, थ्रू दैट हम अपने आगे का सेशन कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो आफ्टर दैट कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे रेवोल्यूशन होते हैं, तो जिसके थ्रू क्या होता है, किंग की पावर तो एक तरह से बिल्कुल ले ली गई थी। सो नाउ in this video we have to start from that what will be the king's next step towards the revolutions। तो अभी जितने भी रेवोल्यूशन हो रहे हैं फ्रांस में, इनका इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा किंग पे। सो यहीं पे हमने अपना लास्ट लेक्चर ओवर किया था, सो यहीं से शुरू करते हैं। सो फ्रांस बिकेम रिपब्लिक। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही होने वाला है, फ्रांस बिकेम अ रिपब्लिक। अभी कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की को भी यहाँ से हटाना है, क्या बनेगी, फ्रांस एक रिपब्लिक बनेगी। सो द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द किंग वॉज, सो किंग का नेक्स्ट स्टेप था दैट ही कॉन्टेक्टेड द किंग्स ऑफ प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। प्रशिया और ऑस्ट्रिया के किंग को उसने क्या किया, कॉन्टेक्ट किया। क्यों, बिकॉज उसने क्या कहा होगा उनसे कि आज हमारी कंट्री में क्या हो रहा है, रेवोल्यूशन, नेक्स्ट हो सकता है कि नेक्स्ट तुम्हारी कंट्री में भी हो। सो उसके थ्रू क्या किया, उसने वहाँ के ट्रूप्स मंगाए, किस पे अटैक करने के लिए, नेशनल असेंबली पे अटैक करने के लिए। सो किंग यानी कि लुई 16 कॉन्टेक्टेड किंग्स ऑफ प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा, नेक्स्ट स्टेप उसने क्या किया, देख ही कॉन्टेक्टेड द किंग ऑफ प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। थस वहाँ के ट्रूप्स आते हैं, ट्रूप्स मतलब क्या होगा, वहाँ की सेना किसके थ्रू फ्रांस में आ जाती है, किस लिए, टू फाइट विद द नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली के साथ एक फाइट डिक्लेयर करने के लिए, या फिर आप कह सकते हो एक वॉर के लिए क्या आती है, ट्रूप्स फ्रॉम प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। सो नाउ व्हाट वाज द नेक्स्ट वन, सो अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, अब जब वहाँ पे वॉर डिक्लेयर होने जा रहा था, इसके बाद किसको पहले से लग जाती है, नेशनल असेंबली के लोगों को, फिर वो क्या करते हैं, वॉर डिक्लेयर कर देते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, वो वॉर के लिए जाते हैं, वॉर होता है, और वॉर में वो जब जाते हैं तो वो एक सॉन्ग को गाते हुए जाते हैं, दैट इज मर्साइल्स। अभी एक प्लेस है फ्रांस में दैट इज मर्सील्स, तो वहीं से एक सॉन्ग का नेम ऑरिजिनेट होता है, दैट इज मर्साइल्स, विच इज रिटन बाय, इसके ऑथर क्या थे, रॉजर डे लेसे। एक और इम्पॉर्टेंट नेम है रॉजर डे लेसे।
ही वॉज द ऑथर ऑफ द मर्साइज। मर्साइज जो एक सॉन्ग था जो आज फ्रांस का नेशनल एंथम है, उसका ऑथर कौन था? रॉजर दे लेसेस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम्स में मेनली क्वेश्चन आते हैं, एंड दिस ऑल थिंग्स आर रिटन इन दी NCERT, नथिंग फ्रॉम एनी अदर बुक, ठीक है, सब NCERT में गिवन है। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर दिस नेम, दैट इज रॉजर दे लेसेस, हु वॉज द ऑथर ऑफ मर्साइज। मर्साइज जो आज फ्रांस का नेशनल एंथम है और यू कैन से नेशनल सॉन्ग है। सो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वॉर के लिए जाते हैं, वॉर होता है, वॉर के थ्रू क्या होगा, वॉर नेवर गिव समथिंग पॉजिटिव रिजल्ट। वॉर में हमेशा क्या होते हैं, लॉसेस। सो काफ़ी सारे लॉसेस हुए, एंड वॉर के लिए कौन जाएंगे? ऑफ कोर्स मेंस विल बी गुड फॉर द वॉर, है ना। तो मेंस जब वॉर पे गए थे, व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ द कंट्री? अब कंट्री में क्या चल रहा था? सो कंट्री में होल द कंट्री वॉज मैनेज्ड बाय द विमेंस ऑफ द फ्रांस। फ्रांस की विमेंस का बहुत बड़ा रोल था इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन। स्टार्टिंग टू एंड में यहाँ पे विमेंस का काम रोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। बट यू कैन सी कि यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, इसमें वोटिंग राइट्स किसको नहीं थे? वुमेन्स को नहीं थे, उन्हें पैसिव सिटीजन डिक्लेयर कर दिया गया था। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ वुमेन्स ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब हम बात करें व्हाट आफ्टर द कंडीशन ऑफ वुमेन्स एंड द वॉर्स। तो यहाँ पे मेंस वॉर्स में चले गए, विमेन्स कंट्री को देख रही है। अब हम बात करें तो यहाँ पे वॉर हो रही है नेशनल असेंबली और पर्शिया और ऑस्ट्रिया के बीच। बट अभी हमने डिस्कस किया कि थर्ड स्टेट में, जो ये थर्ड स्टेट था, जो हमारा स्टेट ट्रायंगल हमने डिस्कस किया था ना, इसमें थर्ड स्टेट के भी 3 पार्ट्स थे। तो उसमें से कुछ जो लोग थे जो थोड़े बहुत रिच थे, वो आते हैं किसमें? नेशनल असेंबली में आ जाते हैं। तो वो तो यहाँ बचे हुए लोग जो स्मॉल पीजेंट, स्मॉल फार्मर्स हैं, मर्चेंट्स हैं, इन सब का क्या होगा? तो इन सब ने क्या डिक्लेयर किया अपने राइट्स के लिए। एज यू ऑल नो कि यहाँ पे वोटिंग राइट किसको था? जो 3 डेज लेबर वेजेस का टैक्स पे करता था, मैन अबव 25 ईयर्स। सो नाउ अब इनके पास भी कोई राइट्स होने चाहिए। यहाँ पे बहुत सारी मिस्टेक है अभी भी जो कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाया है। सो अब इसके बेसिस पे थ्रू उन्हें क्या करना चाहिए? इन्हें भी अपने राइट्स चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, ये पॉलिटिकल क्लब बनाना शुरू करते हैं। फ्रांस में शुरू होता है पॉलिटिकल क्लब का फॉर्मेशन। सो पॉलिटिकल क्लब यहाँ पे बहुत सारे बनते हैं, बट उसमें से जो सबसे सक्सेसफुल क्लब रहता है दैट इज़ द जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन। सो इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं, दैट इज़ जैकोबिन क्लब। तो ये सबसे सक्सेसफुल क्लब रहता है किसमें का? जो क्लब्स बनाते हैं थर्ड स्टेट के मेंबर्स। तो अभी जो जैकोबिन क्लब होता है, इसके अलग से पहचान बनाने के लिए वो अपना अलग सा ड्रेस कोड रखते हैं, एंड द ड्रेस कोड वाज ऑफ स्ट्रिप्ड पैंट्स एंड द पर्शियन कैप, एक कैप लाइक सेंटा क्लॉज वाली कैप दे वॉर ओनली वॉर बाय द मेंस। सिर्फ मेंस ऑफ द जैकोबिन क्लब के सिर्फ मेंस क्या करते थे? एक कैप को पहनते थे, डेट वॉज समथिंग लाइक रेड कलर्ड कैप विच रिप्रेजेंट्स दैट दे आर द मेंबर ऑफ जैकोबिन क्लब, एंड दे वेयर स्ट्रिप्ड पैंट्स एंड स्कर्ट्स, ठीक है। सो ये था जैकोबिन क्लब का एक तरह से ड्रेस कोड, रेड एंड वाइट कलर का इनका थोड़ा ड्रेस कोड था। एंड व्हाट वर देयर रोल? अब ये जैकोबिन क्लब का रोल क्या था? तो यहाँ पे दे डिसाइडेड टू एग्जीक्यूट द किंग, मतलब किंग को वहाँ से हटाने की सोच लेते हैं कि अब यहाँ पे मोनार्क सिस्टम नहीं चलेगा। तो क्या करते हैं, ये अटैक कर देते हैं किस पे? किंग्स के पैलेस पे अटैक कर देते हैं ऑन August 10। एंड ये ईयर कौन सा चल रहा है? 1792, ठीक है। तो हम यहाँ पे 1789 से पढ़ रहे हैं। 1774 में किंग आया, देन 1789 में बेस्टाइल प्रिजन, 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन और 1792 की कंडीशन है ये। तो जो जैकोबिन क्लब के मेंबर्स हैं वो क्या करते हैं? 10 अगस्त 1792 में अटैक करते हैं एट द पैलेस एंड अरेस्टेड द किंग एंड हिज फैमिली। किंग और इस फैमिली को क्या कर लेते हैं? अरेस्ट कर लेते हैं। सो वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेप टेकन बाय द थर्ड मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट, और वो कहाँ के मेंबर्स थे? जैकोबिन क्लब के मेंबर्स। एंड वन मोर थिंग, ये जो जैकोबिन क्लब था ना, इसका एक लीडर था दैट वाज मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर, वेरी इंपॉर्टेंट नेम इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर। Okay, somewhat the pronunciation can be different. Some people read it like Robespierre and some people read it like Robespierre. So Maximilian Robespierre was the leader of the Jacobin government जो आगे चल के फ्रांस पे रूल करेगा, and that is going to be a biggest twist in the history of the French Revolution. So उसको भी हम अभी डिस्कस करेंगे. So यहाँ पे क्या होता है? किंग को अरेस्ट करते हैं, then they allowed for the vote of the men's above 21 years, sorry. तो यहाँ पे 21 ईयर्स के ऊपर के जितने भी मेंस थे सबको वोटिंग राइट का ये
वोटिंग राइट का सिस्टम लीगल करा देते हैं। कौन? मेंबर ऑफ द जैकोबिन क्लब। मतलब यहाँ पे सबको वोट करने का राइट है अबव 21 ईयर्स, लेकिन सिर्फ मेंस। स्टिल द वुमेन्स आर बैकवर्डेड, मतलब वुमेन्स पे इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अगेन यू कैन सी दैट द डिस्क्रिमिनेशन। सो द कंडीशन ऑफ द वुमेन्स ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन वॉज वेरी प्योर, एज यू कैन सी नाउ। अब यहाँ पे आफ्टर दिस 21 ईयर्स के अबव मेंस को वोटिंग राइट दे दिया गया। उसके बाद जब इलेक्शन हेल्ड होते हैं तो वहाँ पे एक नई असेंबली बनती है, दैट इज कन्वेंशन। कन्वेंशन नाम होता है उसका। कन्वेंशन काफ़ी स्मॉल रोल प्ले करते हैं, मतलब जब यहाँ पे इलेक्शन हेल्ड होते हैं तो उसके बाद जो नई पार्टी यहाँ पे रूल करती है उसको क्या नाम दिया गया है? यहाँ पे कन्वेंशन दिया गया है। देन ऑन 21 सितंबर, नेक्स्ट डेट यहाँ पे आती है 21 सितंबर, ईयर सेम है 1792। फ्रांस अबॉलिशेस मोनार्की, फ्रांस से बिल्कुल मोनार्की को ख़त्म कर देते हैं और वहाँ पे वो जो फ्रांस के लोग तो कैसे बन जाते हैं? रिपब्लिक। एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट बिग स्टेप, अभी यहाँ पे बात आएगी कि लुइस 16 का क्या हुआ। सो लुइस 16 एंड हिज वाइफ वर एग्जीक्यूटेड ऑन 21 जनवरी एंड द ईयर वॉज 1793। 1793 21 जनवरी दिन दोनों को क्या कर दिया गया? एग्जीक्यूट कर दिया गया, यानी कि डेथ, दे गॉट डेथ। देन आफ्टर डैट व्हाट विल हैपन? अब यहाँ पे क्या होगा कि जैकोबिन क्लब ने काफ़ी सारे डेवलपमेंट कर दिया कंट्री में, काफ़ी सारे रेवोल्यूशनरी आइडियाज जनरेट कर दिए हैं। नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? अब यहाँ पे स्टेप क्या आएगा कि अब जैकोबिन क्लब को यहाँ पे रूल करने का यू कैन सी ना कि यहाँ पे जैकोबिन क्लब को रूल करने का एक चांस मिल जाएगा, क्योंकि अब वहाँ पे किंग का तो रूल है नहीं, किंग को उन्होंने क्या कर दिया? एग्जीक्यूट कर दिया। और फ्रांस अब यहाँ पे क्या हो गया? एक रिपब्लिक बन गया, क्योंकि यहाँ पे मोनार्क सिस्टम टोटली खत्म हो गया है। तो अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक आता है द रीन ऑफ टेरर। रीन ऑफ टेरर। सो व्हाट इज द टेरर? टेरर मतलब क्या होता है? आतंक। जो टेररिस्ट हम कहते हैं तो वही टेरर मतलब क्या हो गया? आतंक। सो आतंक का एक टाइम पीरियड है वो है सिर्फ 1 ईयर का, 1793 से 1794 तक का एक टाइम पीरियड है रीन ऑफ टेरर, जिसमें रूल होता है किसका? मैक्सिमिलियन रॉबिस्पायर का। एज आई टोल्ड यू कि वो रूल करेगा फ्रांस पे। तो जैकोबिन क्लब का जो लीडर था उसको चांस मिलता है पावर में आने का, वो रूल करता है एंड उसके टाइम पीरियड को कहते हैं रीन ऑफ टेरर। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मतलब उसके जितने भी डिसीजंस थे सेम जैकोबिन क्लब के मेंबर्स को इसके डिसीजंस पसंद नहीं आते थे। देन व्हाट विल हैपन टू द कंट्रीमैन्स? तो मतलब यहाँ पे इसके कुछ ऐसे डिसीजंस थे कि एवरीवन इन द कंट्री विल ईट सेम काइंड ऑफ ब्रेड। मतलब उस टाइम पे रोटीज़ नहीं थी, ब्रेड का यूज़ होता था। तो ब्रेड काफ़ी अलग अलग टाइप्स की आती हैं। इवन इंडिया में भी क्या 10 to 12 टाइप्स ऑफ ब्रेड्स आर देयर। सो वहाँ पे भी काफ़ी सारे टाइप्स की ब्रेड होंगी। देन इसने क्या अलाउ किया, जो मैक्सिमिलियन रॉबिस्पायर था इसने अलाउ किया कि एवरीवन इन द कंट्री विल ईट सेम काइंड ऑफ ब्रेड, वो ब्रेड एंड मीट। ओके, तो सेम प्राइस में देता था वो और सेम काइंड ऑफ ब्रेड। एंड उसने क्या डिस्लाइन कर दिया? उसने वहाँ पे मैम एंड सर का यूज़ करना डिस्लाइन कर दिया। मिस्टर मिसेस मैम सर नथिंग। वो सिर्फ यहाँ पे क्या यूज़ करते थे? सिटीजन्स। सिर्फ वहाँ पे वो क्या थे? एक सिटीजन नाम दे रखा था कि मतलब आप लोग क्या हो? सिर्फ एक सिटीजन हो। नो वन इज़ मिस एंड मिस्टर मैम सर नथिंग टू यूज़ यार। मतलब इसने काफ़ी सारी चीज़ों पे, लोगों के ड्रेसिंग सेंस पे, लोगों के लैंग्वेज पे, लोगों के ईटिंग वे को चेंज कर दिया, जिसके थ्रू क्या हो गया था पूरे फ्रांस में जो था काफ़ी सारी चीज़ें चेंज आ गई। मतलब अचानक से चेंज, नो बडी विल एक्सेप्ट दिस ना। और क्या होता था ना कि जो भी इसके आइडियाज़ को फॉलो नहीं करता था ये उसको बुलेटाइन कर रहा था। व्हाट इज़ दिस? बुलेटाइन। सो बुलेटाइन एक मशीन थी और यू कैन से एक ऑब्जेक्ट था जिसका जो इन्वेंट किया था किसने? डॉक्टर बुलेटाइन ने। डॉक्टर बुलेटिन ने इन्वेंट की थी क्या? ये बुलेटाइन मशीन, जिसमें कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर था, कुछ इस टाइप का, ऊपर ऐसे ब्लेड थी एंड उसके जो क्या करते थे वो सर अलग कर देते थे। जो भी इसके ऑर्डर को डिसलाइन करता था, नहीं मानता था उसको क्या करता था? ये गुलेटाइन कर देता था। तो मतलब इतना सारा टेरर हो गया था फ्रांस में। फिर क्या हुआ कि फिर इसी के मेंबर्स यानी कि जैकोबिन क्लब के ही मेंबर्स क्या करते हैं? इसको कोर्ट में लेके जाते हैं। मतलब कोर्ट में केस के बाद जुलाई 1794, यहाँ पे डेट एक और मेंशन आ जाती है, जुलाई 1794 में क्या किया गया? इसी को बुलेटाइन कर दिया गया। किसको? मैक्सिमिलियन रॉबिस्पायर को बुलेटाइन कर दिया गया। मतलब उसका भी पावर यहाँ पे एंड हो जाता। जस्ट 1 ईयर का रूल किया इसने एंड ही क्रिएटेड अ लॉट ऑफ टेरर इन फ्रांस। बहुत सारा टेरर क्रिएट कर दिया था। देन जुलाई 1794 में इसको एग्जीक्यूट कर दिया गया ऑन द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। अब इसके बाद क्या कंडीशन रहेगी फ्रांस की? तो फ्रांस में कोई रूल करने वाला नहीं है। यू कैन सी ना
यहाँ पे कितने सारे रूलर्स चेंज हो गए, अब यहाँ पे कोई रूल करने वाला नहीं है, तब यहाँ पे चांस मिलेगा किसको, नेपोलियन को। वेरी फेमस नेम नेपोलियन, आई विश दैट यू मे हैव ऑल्सो हेard अबाउट हिम। सो फुल नेम दो नेपोलियन क्या था, फुल नेम नेपोलियन बोनापार्टे। सो नेपोलियन बोनापार्टे को चांस मिलता है किसमें, पावर में आने का। कैसे मिलता है, वो एक मिलिट्री डिक्टेटर था, यानी कि सिर्फ एक मिलिट्री का ऑफिसर था। सो जब वो देखता है कि फ्रांस में कोई रूल करने वाला नहीं है, तो वो जस्ट अपने आप को एक ऐसे ही मतलब जस्ट फॉर अ वाइल, मतलब कुछ टाइम पीरियड के लिए वहाँ का एक रूलर डिक्लेयर करता है अपने आप को कि जब कोई यहाँ पे और रूल करेगा, कोई किंग डायनेसिटी का, फिर वो वहाँ से हट जाएगा। बट धीरे 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 जब उसके डिसीजन का और जब लोग उसे पसंद करने लगे ना, तो उसने क्या करना शुरू किया, अपने आप को ही पावर में इस्टेब्लिश कर लिया। सो इन 1804 में नेपोलियन बोनापार्टे डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द रूलर ऑफ द फ्रांस। अपने आप को उसने क्या डिक्लेयर कर लिया, रूलर डिक्लेयर कर लिया। एंड नेपोलियन बोनापार्टे डिड अ लॉट ऑफ वर्क टू द फ्रांस सोसाइटी, मतलब काफ़ी सारे अलग अलग आइडियाज़ दिए। जो डेसिमल सिस्टम हम पढ़ते हैं, डेसिमल इन द मैथमेटिक्स, वो किसके थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था, नेपोलियन बोनापार्टे। जो वेट का मेजरमेंट केजी और ग्राम्स में जो मेजरमेंट होता है, वो भी किसने इंट्रोड्यूस किया था, नेपोलियन बोनापार्टे। सो काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया था इसने फ्रेंच सोसाइटी में भी एंड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑल्सो, जिसको हम अभी भी यूज़ कर रहे हैं। सो नेपोलियन ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द रूलर ऑफ द फ्रांस इन 1804 एंड देन आफ्टर दैट इसका एक और जो ड्रीम था वॉज टू कॉन्क्योर द यूरोपियन कंट्रीज। अदर कंट्रीज़ पे क्या करना, अपना रूल स्टैब्लिश करना। अदर कंट्रीज़ पे क्या करना, अपना रूल स्टैब्लिश करना। तो उसके थ्रू क्या करना पड़ेगा, उसको वॉर लड़नी पड़ेगी। सो फाइनली इन 1815 काफ़ी सारी वॉर्स उसने लड़ी, बट 1850 में वाटरलू इज़ अ प्लेस। सो वाटरलू में क्या हो गई, वॉर के टाइम ड्यूरेशन में उसकी डेथ हो गई। वॉर के टाइम ड्यूरेशन में वो हार जाता है, डिफीट हो जाता है और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। सब यहाँ से भी नेपोलियन का भी जो रूल था वो हट जाता है। उसके बाद जो फ्रेंच सोसाइटी चलेगी वो चलती रहेगी, बट फ्रॉम देन टू नाउ लुइस 16 से लेकर नेपोलियन बोनापार्टे तक जो था, ये हमारी थी द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसमें हमने डिस्कस किया कितने सारे रूलर्स आए और गए। मतलब लुइस 16 आया, उसके बाद नेशनल असेंबली आई, फिर जैकोबिन गवर्नमेंट आई, देन नेपोलियन बोनापार्टे, और कितनी सारी प्रॉब्लम्स फेस की और कितने सारे नए नए आइडियाज़ दिए द फ्रेंच रेवोल्यूशन ने पूरे वर्ल्ड को। तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया इन 3 पार्ट्स में, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के 3 पार्ट्स में। सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई हैड डिसाइडेड टू कंप्लीट द रेवोल्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट ऑफ ऑल। सो वर्ल्ड हिस्ट्री में सबसे पहले हम कंप्लीट कर लेंगे अपने जितने भी रेवोल्यूशंस हैं। सो मेनली 4 रिवोल्यूशंस हैं, अमेरिकन रिवोल्यूशन, ब्रिटेन रिवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड रशियन रेवोल्यूशन। सो फ्रेंच रेवोल्यूशन हमारे यहाँ पे ओवर हो गया है। सो we will discuss some another revolution in the next video of world history. So till then, thanks for watching, and also you can find out the questions from the French Revolution. इस सेशन के जितने भी question answers हैं, you can find them in the community post. I will post their questions with some options, so you can vote them down also. So thanks for watching, and for any doubt you can comment me in the comment section below. I hope this session may be good to you. Thank you.